तो चलिए आज की क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था के बारे में, यानी कि भारतीय न्यायपालिका, न्यायिक व्यवस्था भारत की कैसी है। ठीक है, तो आज हम ये जुडिरिक्शन वाला टॉपिक करेंगे कवर। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, जुडिरिक्शन, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। देखिए, भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था को समझने से पहले आपको ये चीज समझना चाहिए कि भारत में कितने प्रकार की न्यायपालिका हैं, मतलब कितने प्रकार की कोर्ट वगैरह हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जुडिशरी की, तो भारत में दो प्रकार की जुडिशरी है। कौन कौन सी? एक तो है हायर जुडिशरी, एक है हायर जुडिशरी, जिसके अंतर्गत आते हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और एक आती है सबऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है इसमें। ठीक है, देखिए अगर इनकी संख्या की बात करें कि न्यायालय हमारे पास तीन टाइप के हैं, जैसे कि आपके पास होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेशन कोर्ट भी होता है वैसे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीन है, मेन इंपॉर्टेंट ये तीन है। अगर बात करें हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, तो भारतीय न्याय व्यवस्था में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक है। अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की संख्या कितनी है भारत में? लगभग 25। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया? लिख लीजिए। और अगर बात करें इनके आर्टिकल्स की, अगर बात करें इनके आर्टिकल्स की, तो सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो है आपके 124 से लेके, वो आर्टिकल कहां से लेके 124 से लेके 147 तक, 147 तक। और अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के आर्टिकल कहां से लेके कहां तक है? हाई कोर्ट के आर्टिकल है 214 से लेके 232 तक। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आर्टिकल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आर्टिकल है 233 से लेके 237 तक। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया जल्दी? चलो करो स्टार्ट। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ बातें हम जानते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के नेचर को जानते हैं, मतलब किसी भी कोर्ट के नेचर को, सुप्रीम कोर्ट हो गया चाहे हाई कोर्ट हो गया, हमारे भारतीय न्यायिक व्यवस्था के हम नेचर को जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार का है। अगर बात करें भारतीय न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एक एकात्मक व्यवस्था है। कैसी है? यूनिटरी सिस्टम है। इसका ढांचा कैसा है? भारतीय न्यायिक व्यवस्था का ढांचा कैसा है? भारतीय न्यायिक व्यवस्था का ढांचा एकात्मक है। कैसा है? यूनिटरी है। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम है। अब इस चीज को समझिए। देखिए बात करते हैं हम किस चीज की? कोर्ट की हायरार्की की बात करते हैं हम।
कैसी होती है हायरार्की, और ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो जाए, कोर्ट की शक्ल देखनी पड़ जाए, तो पता तो होना चाहिए ना कोर्ट के बारे में, कैसे उसका सिस्टम चलता है, कैसे नहीं चलता। कभी ऐसा दुश्मन के साथ भी ना हो, क्योंकि इसकी कार्रवाई में जो फंस जाता है ना, वो बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाता है। कि कोई भगवान ना करे किसी के पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसको कोर्ट में जाके केस दर्ज करवाना पड़े या वो दोषी पाया जाए, क्योंकि इसके मामले सालों साल चलते हैं। ठीक है, और हम तो यही कामना करेंगे कि हमारे देश में सौहार्द बना रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे। ठीक है, देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे। ठीक है, लेकिन अगर देश की एकता और अखंडता और किसी के जो मौलिक अधिकार है, अगर उनका हनन होता है, फिर तो ये सब कोर्ट बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह, ताकि किसी के साथ, किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई मिसबिहेव ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो चलिए पहले इसकी हायरार्की को जानते हैं ढंग से, तो समझते हैं इसकी हायरार्की को। देखिए नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से करना शुरू, गैप बना के। ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं। सबसे नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लिख लो यहाँ पे, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले कौन से आते हैं? दो प्रकार के मामले आते हैं। एक होता है सिविल केस, ठीक है, एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। कौन सा आता है? एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। हिंदी में इसको इसको सिविल न्याय, दीवानी मामले बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हिंदी में बोलते हैं दीवानी मामले। दीवानी मामले, और इसको बोलते हैं आपराधिक मामले। इसको बोलते हैं आपराधिक मामले। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर आता है हाई कोर्ट। ठीक है, और फिर हाई कोर्ट के बाद क्या आता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट। ये कुछ हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, हमारे देश की कुछ ऐसी न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, देखिए समझो पहले इस चीज को। देखो देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले जाते हैं पहले कौन से? सिविल केस और क्रिमिनल केस। ठीक है, अब इसके नेचर को समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। सबसे पहले कहां पे जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर जाएंगे हाई कोर्ट में, और फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आपको एक चीज और बताता हूं, जो आपके दीवानी मामले हैं ना, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सिविल केसेस है जो पैसे से रिगार्डिंग मामला है, जमीन से रिगार्डिंग मामला है, ठीक है, विवाह विच्छेद से रिगार्डिंग मामला है, वो सिविल केस में आ गया, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील ना करके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल मामला है, सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। आप बहुत सारे मामले देखते हैं, पहले केस चलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्रिमिनल केस चल रहा है, किसी पे क्रिमिनल केस चल रहा है, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर उसके खिलाफ कोई भी मतलब डिसीजन दे दिया, तो उसको बदलने का अधिकार किसके पास है? यानी कि वो बंदा कहां पे अपील कर सकता है? हाई कोर्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला जाएगा हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट से जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये हायरार्की होती है इसकी। लेकिन जो सिविल मामले हैं, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। आया समझ? लिख लीजिए इसको। लिख लिया आपने? लिख लिया? देखिए इसमें क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो तरीके के मामले होते हैं, मतलब कौन कौन से? एक होता है सिविल केसेस वगैरह, और एक होते हैं आपराधिक मामले। जो सिविल केस है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल मामले हैं, वो क्रिमिनल मामलों में इनको हायरार्की फॉलो ही करनी पड़ेगी। पहले जो केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि क्रिमिनल मामले में क्या होगा? पहले जो केस जाएगा वो कहां पे जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर अपना फैसला उसके पक्ष और विपक्ष में सुना दिया, फिर वो अपील कहां की जा सकती है? हाई कोर्ट में। ठीक है, फिर अपील कहां की जा सकती है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अगर उसके पक्ष और विपक्ष में फैसला सुना दिया, तो उसको बदलने का अधिकार किसके पास है? वो है सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ गए? समझ गए? इसमें हायरार्की को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट इसमें एक चीज देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, ये कैसे निकाय है? ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। कैसे निकाय है? इंडिपेंडेंट बॉडी।
यानी कि स्वतंत्र निकाय हैं ये। कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझिए इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन को बदल सकता है, लेकिन जो अधिकार क्षेत्र हाई कोर्ट के पास ही है, उसके मामले में इसको कुछ स्वतंत्रता भी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हर मामले में हाई कोर्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। समझ गए? हर मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी कि स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये क्या है? स्वतंत्र निकाय। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के देखो, जुडिडिक्शन के मैटर दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझो इस चीज को। जुडिशरी में भी दो तरीके के मैटर होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं जुडिशरी में भी? एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, और एक होता है जुडिडिक्शन वाले मैटर, जुडिशरी मैटर। मतलब प्रशासनिक मामले और एक न्यायिक मामले। ठीक है, न्यायिक मामले। समझे नहीं समझे? तो देखिए, जो जुडिडिक्शन के मैटर्स होते हैं, जुडिशरी के मैटर्स, लिख लो पहले आप इसको। तो हो गया आपका ये? चलिए इसको समझिए कि जो आपका ये मैटर है, जुडिशरी मैटर दो तरीके के होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर और एक होता है जुडिशरी मैटर, यानी कि प्रशासनिक मामले और न्यायिक मामले। देखिए, जो प्रशासनिक मामले हैं, देखो हर एक कोर्ट में आपको ना प्रशासनिक और न्यायिक मामलों से संबंधित कार्यवाहियां होती रहती हैं। जैसे अगर प्रशासनिक मामले की बात करें तो कोर्ट में आपका वो भी होते हैं, क्या बोलते हैं, क्लर्क वगैरह होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टाफ होता है उनका जो प्रशासनिक मामलों को देखता है। और जो जुडिशरी मैटर जैसे जज वगैरह हो गए, एडवोकेट वगैरह हो गए, वो कौन से मामले हैं देखते हैं? न्यायिक मामले। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये दोनों पाए जाएंगे मामले, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। देखो, कुछ मामलों तक तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इन दो मामलों में, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो गया, जुडिशरी मैटर हो गया, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये हाई कोर्ट के बिल्कुल अंडर काम करता है, काफी हद तक हाई कोर्ट के अंदर काम करता है। ये एक तरीके से अधीनस्थ है। मैंने आपको शायद पहले लिखा है सबॉर्डिनेट लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा है। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आपके नीचे काम करने वाला। सबॉर्डिनेट का मतलब किसी के नीचे काम करने वाला। समझ आया नहीं आया? तो अधीनस्थ न्यायालय यानी कि किसको फॉलो करता है? हाई कोर्ट को फॉलो करता है। समझ आया नहीं आया? चलिए लिख लीजिए इसको। लिख लिया? चलिए कुछ इसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया ना? चलिए, डायरेक्ट केस लिखिए। अब देखो, डायरेक्ट केस लिखिए, पहले हेडिंग डालिए डायरेक्ट केस। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको भी एक चीज बताई थी, बताओ क्या? कि डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कब जाएगा, किन किन मैटर्स पे जाएगा, वो लिख लीजिए। ठीक है, हो गया? चलिए आगे समझते हैं। अब हेडिंग डालिए डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। वे कौन से मामले हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे? ऐसे कौन से मामले हैं? तो इसमें लिखिए
कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हिंदी में लिखिए इसको कि केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद, केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद, ये मामला कहां पे जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। कहां पे जाएगा ये मामला? यहां पे लिख लो ब्रैकेट में, ये मामला कहां पे जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर अगला लिखिए एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मामला कहां पे जाएगा? दोनों बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फिर आती है PIL, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट का है मतलब कि मौलिक अधिकारों का हनन का अगर मैटर है वो कहां पे जाएगा मामला? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी, और इसके बारे में मैं भी एक चीज बताऊंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL, ये कहां पे जाएगी? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में की जा सकती है। लिख लीजिए इसको, जनहित याचिका, ये वो मामले हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। लिखो इसको, चलिए अब इसको समझिए। सबसे पहली बात, डायरेक्ट केस डिस्ट्रिक्ट को, मैंने आपको एक हायरार्की बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जो आपराधिक मामले थे उसमें न्यायपालिकाएं क्या करती है? हायरार्की को फॉलो करती है। पहले छोटी न्यायपालिका पे जाएगा केस, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, फिर वो अपना डिसीजन देगा पक्ष या विपक्ष में, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो हाई कोर्ट में जाएगा, उच्च न्यायालय में, ठीक है। फिर वो अपना पक्ष और विपक्ष में डिसीजन देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से मामले हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बीच में रुकेंगे नहीं, हाई कोर्ट में जाएंगे डायरेक्ट, बीच में रुकेंगे नहीं, वहां पे डायरेक्ट अपील की जाएगी। तो वो मामले हैं यदि कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य अगर किसी भी चीज को लेकर विवाद हो जाता है, हाई कोर्ट में जाएगा मामला, कहां पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये तो पता है ना। इसका मतलब यह है कि केंद्र और जहां राज्य का विवाद हुआ, कि चल जल नदी विवाद को लेकर होगा, किसी भी चीज को लेकर विवाद हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, वाटर डिस्प्यूट हो गया, बिजली का डिस्प्यूट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट टाइप की चीजें, तो डायरेक्ट मैटर कहां पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसी एक्सप्लोटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होगा जब भी, तो मामला कहां पे जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नहीं जाएगा? मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो कहां पे जाएगा मामला? सीधा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बाउंडेबल है इसके लिए, मना नहीं कर सकता। अगर फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोलता कल आना, बाउंडेबल है, ये बाध्यकारी है, उसके लिए लेना पड़ेगा ये मामला उसको। हाई कोर्ट है वो उसके लिए डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी मतलब विवेकाधीन है, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। ये समझ आई थी बात, मैंने पहले बताया था जब आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अगली बात सुनते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। तो जब जनहित याचिका का मैटर होगा वो भी डायरेक्ट कहां पे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। लिखिए अगली हेडिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हेडिंग डालिए। लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। क्या हुआ? यानी कि जजों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अगर शुद्ध हिंदी की बात की जाए, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ, लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस,
ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, बताओ जरा, ये तो पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? यस, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति करेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लिख लो यहां पे प्रेसिडेंट। अभी इनकी नियुक्ति पे बहुत बड़ा मैटर होगा, देखना, और इसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, मैं बता रहा। कॉलेजियम व्यवस्था सुनी है तुमने कभी? कॉलेजियम सिस्टम नाम सुना होगा, पता है इसका मतलब क्या होता है? पता भी है? ये पता है? नहीं नहीं, ये पता है कि कॉलेजियम क्या होता है डिटेल में? चलिए, अब इसके पीछे बहुत मैटर चलेगा। न्यायपालिका और इनका मतलब देखा जाए ना, जो जजों की नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत ही अलग तरीके से होती है, ठीक है ना। और इसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, देखना, इसमें फोर्थ जजेस केसेस आएंगे, 4 जजेस केसेस, ठीक है ना। उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चीज में एक एक उसमें मजा आएगा, और उसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीसीएस के मेंस में भी आता है ये चीजें, न्यायपालिका वाला टॉपिक है ना, वहां पे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या मैटर हुआ था, कहानी है इसके पीछे बहुत बड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी को। देखो, जो प्रेसिडेंट है, पहले इसको समझिए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसके कहने पर? कॉलेजियम के, ठीक है। किसके कहने पर? किसकी एडवाइस पर? कॉलेजियम, ठीक है। किसके कहने पर करता है? एडवाइस ऑफ कॉलेजियम, ठीक है। कॉलेजियम बताऊंगा क्या होता है, क्या हुआ, कॉलेजियम बताऊंगा भी क्या होता है, ठीक है ना। कॉलेजियम, हिंदी में भी इसको कॉलेजियम ही बोलते हैं। लिखे, करें शुरू, चलिए। अब लिखिए फर्स्ट जजेस केस, सब हेडिंग डालिए इसके नीचे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के नीचे, वहीं उसी के नीचे डालिए फर्स्ट जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस, और इसको किसके नाम से जाना जाता है? एसपी गुप्ता केस के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है इस केस को? एसपी गुप्ता केस। इसको जाना जाता है एसपी गुप्ता केस के नाम से, ठीक है। और ये कब आया था फर्स्ट जजेस केस? 1984 में, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता था, इसमें जो अपॉइंट, देखिए जो जजेस केस चलेंगे ना चारों के चार, ये किससे संबंधित है पहले बताओ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित है। ये जितने भी 4 केसेस हम पढ़ेंगे, ये संबंधित है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से। और इसमें देखो हर बार कुछ ना कुछ विवाद आएगा, हर बार इसमें थोड़ा सा माइन्यूट लेवल पे चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि फर्स्ट जजेस केस में क्या आता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। किसके द्वारा होते हैं अपॉइंटमेंट जजेस की? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जजों की नियुक्ति कौन करेगा? इसमें कहा गया था जजों की नियुक्ति कौन करेगा? जजों की नियुक्ति करेगा बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट करेगा, किसके कहने पर? एडवाइस ऑफ, किसकी सलाह पर करेगा? एडवाइस ऑफ सीजे, एस सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? जजों की नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये किस में बात की गई थी? एसपी गुप्ता केस, यानी कि फर्स्ट जजेस केस 1984 में बात की गई थी। कहने पर वो करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, हाँ जी, ठीक है। अभी मैं संख्या भी लिखवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, ठीक है ना, वो भी लिखवाऊंगा मैं भी, सारा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। ये समझ आया पॉइंट? लिखिए इसको।
लेकिन एक पॉइंट और बताता हूं मैं इसमें, जल्दी लिखो पहले फटाफट, है ना। लिख लिया। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। फर्स्ट जजिस केस में क्या कहा गया था कि जो जजों की नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? एडवाइस ऑफ सीजीआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पर जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इसमें एक बात कही गई थी, और वो बात ये थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ना जो सलाह है, यानी कि जो ये सलाह देंगे महोदय, इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होगी, बाउंडेबल नहीं होगी। राष्ट्रपति चाहे तो मान सकता है, राष्ट्रपति चाहे नहीं मान सकता। सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। सलाह क्या होगी? बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, लिख लिया? नोट लगा के लिख लेना इसको। ये दोनों की बात हो रही है। चलो पहले इसको समझो, ठीक है ना। सीजीआई जो है ना, सीजीआई है, ये सलाह बाध्यकारी नहीं होगी इनकी, ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति, मतलब अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी को भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ऐसी बात, यही तो बात होगी ना। हाँ जी, जजों की नियुक्ति में यही तो बात हो गई फिर। और जो राष्ट्रपति है वो किसके कहने पे काम करता है? किसकी सलाह पे काम करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका, यस। यानी कि जजों की, जो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति हो रही थी, इसके कहने पर, जो एसपी गुप्ता केस है, तो किसके कहने पर हो रही थी? जो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? कार्यपालिका। कोलेजियम क्या हो तो रही थी? ये तो देखो जरा ध्यान से सुनो। फर्स्ट जजिस केस में क्या कहा गया था कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सीजीआई अभी अभी कॉलेजियम नहीं आया। जो सीजीआई है ना, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा किसको? जजों को। लेकिन इसकी सीजीआई की सलाह को बाध्यकारी नहीं मानना। ये जो सलाह देगा इग्नोर भी कर सकता है राष्ट्रपति उसको। तो राष्ट्रपति अगर, अब इसमें अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास आ गई? राष्ट्रपति के पास। और मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करता है? कैबिनेट के कहने पर। तो कार्यपालिका की डायरेक्ट भूमिका आ गई न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए। क्या ये सही चीज थी या गलत है? बताओ। स्वतंत्र बॉडी है, अगर मान के चलो कि न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा हो रही है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, तो गलत ही है फिर ये। फिर अतिक्रमण नहीं होगा, क्या बोलते हैं, न्यायपालिका के ऊपर। राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति इसकी सलाह कोई नहीं मानेगा सीजीआई की। बताओ, मानना चाहे तो मान सकता है, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकता। तो कार्यपालिका क्या कर सकती थी इस टाइम पे? अगर इसमें डाउट था, कार्यपालिका अपने ही बंदों को न्यायपालिका में इम्पो कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में जब भी किसी विशेष पार्टी के मत में अगर कोई वो जाता विपक्ष में मैटर, तो हमेशा यही हो जाता, उन्होंने अपना बंदा बिठा रखा है न्यायपालिका में, और इस चीज को लेके क्या हो सकती थी? बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती थी। तो ये था फर्स्ट जजिस केस। समझ आया नहीं आया? पक्का? चलिए अगला लिखिए। अगला लिखिए, सेकंड जजिस केस लिखिए। अगला लिखिए, सेकंड जजिस केस। सेकंड जजिस केस। सेकंड जजिस केस कब आता है? 1993, 1993 में। ठीक है, जाता है सेकंड जजिस केस। इसमें भी एक बात कही गई थी, क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन अब कैसे होगी जजों की नियुक्ति? कॉलेजियम के कहने पर। तो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था कॉलेजियम सिस्टम। अब पता लग जाएगा तुम्हें कॉलेजियम होता क्या है। कॉलेजियम के कुछ मेंबर्स होते हैं। कॉलेजियम एक सिस्टम है जिसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें बात क्या की गई थी? जो सीजीआई है ना,
उसका डिसीजन मान्य होगा, मतलब उसके डिसीजन को सीजीआई को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ जी। और जो सलाह है ना राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी होगी, जो कॉलेजियम सलाह देगा ना वो बाध्यकारी होगी, जो सलाह होगी वो बाउंडेबल होगी। इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है, लिखिए फटाफट, सुनिए इसको, लिख लिया आपने। सेकंड जजेस केस, इसमें देखिए अब बात क्या की गई थी, जो फर्स्ट जजेस केस था एसपी गुप्ता केस, उसमें बात की गई थी कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति ही जजों की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। और उसमें सीधा सीधा कहा दिया गया था कि जो सीजीआई की जो सलाह होगी ना वो बाध्यकारी नहीं होगी राष्ट्रपति के लिए, फर्स्ट जजेस केस में कहा गया था। और उसमें अब देखा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना, अप्रत्यक्ष रूप से जजों की नियुक्ति में जो योगदान था वो किसका था, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का था, इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। लेकिन जैसे सेकंड जजेस केस आता है, ठीक है, सेकंड जजेस केस 1993 में आता है, तो इसमें अब होता क्या है, ये भी नियुक्ति के संबंधित रिगार्डिंग था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात होती है इसमें, किसकी, जजों की नियुक्ति की बात। तो अब भी कौन करेगा जजों की नियुक्ति, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कॉलेजियम सिस्टम को। अब बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। कॉलेजियम सिस्टम ये होता है कि जब जजों की नियुक्ति की जाती है ना, तो उसमें कुछ ग्रुप मेंबर्स होते हैं न्यायपालिका के। वो मेंबर कौन कौन से सदस्य होते हैं, एक होता है सीजीआई, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दो कौन होते हैं, दो इसमें सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं कॉलेजियम, ठीक है। न्यायपालिका के सदस्यों का ग्रुप होता है, जब जज की नियुक्ति होती है ना, अपॉइंट होता है जज सुप्रीम कोर्ट का, है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कॉलेजियम के थ्रू ही होता है। और इसमें एक बात और कह दी गई थी, पहले तो बाध्यकारी नहीं रखी गई थी सीजीआई की सलाह को, सीजीआई की, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह को, लेकिन इसमें क्या कह दिया गया था कि कॉलेजियम की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ध्यान से सुनिए, जो कॉलेजियम सलाह दे देगा ना राष्ट्रपति को, वो माननी पड़ेगी, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते। ये बात आ गई थी किसमें, सेकंड जजेस केस 1993 में। लेकिन ये मैटर क्या है, कॉलेजियम सिस्टम में सीजीआई भी है, सीजीआई है, और ये दो सीनियर जज भी हैं। तो जो इसमें जो डिसीजन था कॉलेजियम के आधार पर, वो किसके डिसीजन को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, सीजीआई के। इसका मतलब ये है कि अगर सीजीआई ने कह दिया ना कॉलेजियम में कि भाई इस फलाने बंदे को आपने क्या बनाना है, जज बनाना है, तो सीजीआई की बात को महत्वता दी जाएगी, ये है इसका मतलब। अगर ये दोनों कुछ भी बोले ना पीछे से, इसकी बात को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी। तो अभी भी दिख रहा है थोड़ा डिस्फंक्शन दिख रहा है इसमें, थोड़ा सा प्रॉब्लम। सीजीआई अब इसमें अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है कि सीजीआई के पास आ गई, नहीं आ गई, क्योंकि अगर अब इसकी बात को महत्वता दी जा रही तो कॉलेजियम को तो कोई महत्व ही नहीं बनता, कोई महत्व बन रहा है इसका। इससे अच्छा आप क्या कर देते, पहले वाले में बाउंडेबल नहीं था, बस सीजीआई की उसको बाउंडेबल कर दिया इसमें बस, बाकी इनका मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। फिर अगर सीजीआई ने डिसीजन दे दिया कि इस भाई को तुम क्या कर दो, जज बना दो, और दो बंदे यहाँ आगे बैठे ये कह रहे हैं, ये पीछे दो बंदे बैठे हैं कह रहे नहीं जी नहीं, आप ही बन जाओ सीजीआई, जो आप बोल रहे हो ना आप बन जाओ, वो बन जाओ, आप जज बन जाओ, तो आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाएगा, इनकी बात को महत्व दिया जाएगा। समझ आएंगे, अभी भी थोड़ा माइन्यूट लेवल का इसमें थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम। तो ये समझ आया सेकंड जज केस। अब बात करते हैं थर्ड जजेस केस की। बात करते हैं हम थर्ड जजेस केस। लिखिए, थर्ड जजेस केस यह आता है 1998 में। लिखिए हेडिंग 1998 में। इसमें भी क्या बात की गई, जो जजों की नियुक्ति करेगा कौन करेगा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा जजों की नियुक्ति होगी, ठीक है ना। और इसमें भी कॉलेजियम सिस्टम बना दिया गया, और इसमें ना कॉलेजियम सिस्टम थोड़ा बड़ा हो गया। पहले कौन था, सीजीआई, ठीक है। पहले कितने जजेस थे, सीनियर जज कितने थे, पहले दो थे ना, अब चार कर दिए गए।
4 सीनियर जजेस कर दिए गए इसमें ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी क्या कहा गया है, जो राष्ट्रपति के लिए जो सलाह होगी ना वो बाध्यकारी होगी, यानी जो कॉलेजियम डिसीजन दे देगा वो राष्ट्रपति के लिए जो एडवाइस देगा, वो सलाह देगा, वो बाध्यकारी होगी। कैसी होगी? बाउंडेबल, बाध्यकारी, माननी पड़ेगी राष्ट्रपति जी को, ठीक है, बाध्यकारी होगी, ठीक है। लेकिन जो डिसीजन कॉलेजियम देगा ना अपना, वो मेजोरिटी के आधार पर देगा। किसके आधार पर देगा? मेजोरिटी के आधार पर। लिख लीजिए, फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। लिखिए इसको। लिख लिया आपने? देखिए इसको समझिए, यहां पे कॉलेजियम लिख लो, कॉलेजियम। इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, देखो थर्ड जजिस केस आया था 1998 में, ठीक है ना, 1998 में केसेस आया था। कौन सा? थर्ड जजिस केस। और इसमें बात किसके बारे में की गई थी कि जो जजों की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ जो जज होंगे वो किसके द्वारा होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें भी कॉलेजियम सिस्टम की जो है ना थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया। क्या कर दिया गया इसमें? कॉलेजियम सिस्टम को ब्रॉड कर दिया गया, यानी कि इसमें सदस्य कौन कौन थे? सीजीआई है ना, और इसमें उसमें कितने थे सेकंड जजेस केस में? उसमें 2 थे सीनियर जज। इसमें कितने हैं? 4 सीनियर जजेस हैं, ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो अब इसका जो कॉलेजियम सिस्टम का जो अब सलाह होगी, वो राष्ट्रपति के लिए पहले भी बाध्यकारी थी, अब भी बाध्यकारी है। तो इसमें जो माइन्यूट सा चेंज हुआ ना, वो क्या हुआ? जो सीजीआई को पहले प्राथमिकता दी जाती थी, सीजीआई के डिसीजन को जो महत्वता दी जाती थी, अब क्या हुआ कि जो डिसीजन दिया जाएगा कॉलेजियम का, जो कॉलेजियम बात रखेगा अपनी, वो मेजोरिटी के आधार पर रखेगा। जैसे मान के चलिए इसमें 5 सदस्य हैं, 5 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स में से अगर 3 ने कह दिया, अगर 3 मेंबर्स ने कह दिया, इन्होंने सीनियर जज ने ये कह दिया कि भाई इसे बना दो, आप इसे अपॉइंट कर दो जज, तो इसकी बात को महत्वता दी जाएगी। अगर चाहे सीजीआई ये कहे कि उसको बना दो, तो सीजीआई की बात को महत्वता नहीं। हाँ, पांचों के 5 मेंबर, अब पांचों की मेजोरिटी के आधार पे आएगा डिसीजन। यस, पांचों की मेजोरिटी के आधार पे आएगा। चाहे सीजीआई अकेला कुछ बोलता रहे, और 4 ने अगर ये डिसीजन दे दिया ना कि इसको बना दो, तो इसको ही बना दिया जाएगा। अगर एक सीनियर जज ने नहीं दिया डिसीजन और सीजीआई के साथ होगा, हाँ कोई नहीं, वो सदस्य, इसमें सीजीआई सीजीआई नहीं, सदस्य मेजोरिटी क्या होती है? बस सदस्यों के आधार पर, बस यही तो मेजोरिटी है। बहुमत पड़ेगा इनमें पंचों में, जब बहुमत जहां पड़ेगा जिसकी तरफ वो जीत जाएगा, वो अपॉइंट हो जाएगा, बस सिंपल सा। तो ये था थर्ड जजिस केस। समझ आया? आया समझ? अगला देखते हैं। और वर्तमान में यही चल रहा है, वर्तमान में यही लागू है, ये भी याद रखना। ठीक है, वर्तमान में यही लागू है। अभी फोर्थ जजिस केस भी आएगा, लेकिन अभी पहले हाई कोर्ट के पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। फोर्थ जजिस केस भी आएगा, लेकिन इसके बीच में हाई कोर्ट भी आएगा, ठीक है ना, हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट। तो अब हेडिंग डालिए। हाँ जी, नहीं यहीं पे करो स्टार्ट, ये इसके बीच की प्रक्रिया है पूरी, ठीक है ना। चलिए, कहीं सोचो कि फोर्थ जजिस केस कहाँ गया, ठीक है, आएगा वो भी, लिख लिया ना। अब लिखिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति। सेम है, इसकी भी देखना, मैं कह तो रहा था ना, सेम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है ना, वैसे इनकी भी नियुक्ति होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और किसकी एडवाइस पर? एडवाइस ऑफ कॉलेजियम, कोलिजियम, कॉलेजियम की एडवाइस पे, ठीक है। और कॉलेजियम में कौन सदस्य होते हैं? देखो जरा, कॉलेजियम के सदस्य कौन होते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होता है? सबसे पहले इसमें आता है सीजीआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 2 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। हाँ जी बिल्कुल। लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखिए, हेडिंग डालिए, ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय के जजों का ट्रांसफर, स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है? ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 222। आर्टिकल 222, आर्टिकल 222 में दे रखा है, ठीक है। अगर बात करें इनके ट्रांसफर ऑफ जजेस की, तो इनका ट्रांसफर किसके द्वारा किया जा सकता है? कौन करेगा भाई ट्रांसफर? जो अपॉइंट करेगा वही तो ट्रांसफर करेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, एडवाइस ऑफ कॉलेजियम, ठीक है। प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑफ, यानी कि कॉलेजियम की सलाह पे इनका ट्रांसफर भी होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं सीजेआई। इसमें आएंगे 4 सीनियर। ये आपका कॉलेजियम है, ठीक है। ये क्या है? कॉलेजियम। कॉलेजियम में कौन कौन शामिल होगा? 4 सीनियर जज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट, 4 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 2 चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो अब समझिए, ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 222, यानी कि 222, ठीक है। अगर बात करते हैं जो ट्रांसफर ऑफ जजेस, वो कौन करेगा? जो अपॉइंट करना जानता है वही उसका ट्रांसफर भी करेगा। अपॉइंटमेंट किसने की थी? राष्ट्रपति ने। हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति जजेस का ट्रांसफर भी कर सकते हैं, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट से लेके दूसरे हाई कोर्ट। समझे नहीं समझे? तो होगा क्या कि प्रेसिडेंट अभी किसकी सलाह पर काम करेंगे? ये सलाह पर काम करेंगे एडवाइस ऑफ कॉलेजियम। तो कॉलेजियम के सदस्य कौन होंगे? एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि अभी ट्रांसफर की बात चल रही है। ये सदस्य मेंबर होंगे। कॉलेजियम समझ आ गया? कॉलेजियम क्या होता है? सदस्यों का ग्रुप होता है। जब जजों की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो वो कॉलेजियम होता है। कॉलेजियम ही उसकी सब कुछ चीजें तय करता है, ठीक है ना। तो इसमें आते हैं 4 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें 4 जजेस आएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे, ठीक है। और 2 आएंगे इसमें चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। और ये दो ये जो चीफ जज होंगे कहाँ कहाँ के होंगे? जैसे एक होगा एचपी का, जैसे एचपी से ट्रांसफर होकर जा रही है आपका तमिलनाडु हाई कोर्ट में, एक वहां का होगा एक यहाँ का होगा। समझ गए? समझ गए? ये जो 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा वैसे बता दिया मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये थी इनकी ट्रांसफर। याद रहेगा? याद रहेगा? इसमें कुछ नहीं है, बस आपसे शायद आर्टिकल पूछ ले, यह पूछ ले कि हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कौन करता है। ना नहीं नहीं यार, हाई कोर्ट है ये तो सीनियर जज हैं, 4 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। ये 2 हैं, 4 कहां से आ गया? हाँ, एक यहाँ का होगा जहां से जा रहा है ट्रांसफर होके, और एक जहां जाएगा वहां का होगा चीफ जज, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लिया इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब आएगा 4th जजेस केस।
लिख लिया। अब देखिए आगे देखिए, फोर्थ जजेस केस आएगा अब। फोर्थ जज केस 2014 क्या आएगा? फोर्थ जजेस केस 2014। देखिए आपको एक चीज बताता हूं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आई ना, तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम क्या किया, उसने कॉलेजियम सिस्टम को ही हटा दिया। ये बीच में बहुत तगड़ा विवाद हुआ था। 2014 में क्या हुआ था कि कॉलेजियम सिस्टम को बीजेपी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया और उसकी जगह क्या लेके आई, एनजेएसी, यानी कि नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, अब इसके ऊपर विवाद होगा, पहले लिख लो इसको, फिर मैं इसके विवाद को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या था, एनजेएसी क्या है, ठीक है, और ये कॉलेजियम में क्या क्या, मतलब कॉलेजियम को क्या सोच के हटाया बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था। अब कॉलेजियम के सिस्टम को हटा दिया, अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। फिर क्या मैटर था, एनजेएसी का क्या हुआ अब की डेट में, तो पूरी कहानी हम पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लीजिए कि 2014 में, ठीक है, 2014 में क्या हुआ, जब बीजेपी सरकार आई ना, ध्यान से देखिए, समझा भी देता हूं साथ साथ। जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया, कॉलेजियम सिस्टम को हटा दिया, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया। लिख लो इसको। तो 2014 में क्या किया बीजेपी सरकार ने, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये क्यों किया गया, लिखो, पहले इस पॉइंट को लिखो, एक एक करके समझाऊंगा और एक एक करके लिखवाऊंगा भी। समझिए इसको, कॉलेजियम सिस्टम को यह कहकर समाप्त कर दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने कि भाई जो कॉलेजियम में कौन लोग हैं, सीजीआई, ठीक है, जजेस हैं। ध्यान से समझिए इनके विवादों को भी, जो अब हैं उसमें सीजीआई, सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कर रहे हैं। समझे नहीं समझे, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त कर रहे हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट का तर्क ये था कि उसमें ये कहा गया, सरकार का तर्क ये था कि जब आप अपने ही बंदों को खुद ही अपॉइंट कर रहे हो तो उसमें भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अच्छा सीजीआई हो तुम, किसे अपॉइंट करोगे, किसी बाहर के बंदे को या मेरे को, मेरे को करोगे, किसी को करोगे, बिल्कुल, अगर मेरे में योग्यता है, क्वालिफिकेशंस है, तो आप मेरे को अपॉइंट करोगे। तो इससे संबंधित क्या थी कि अब होता क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, इसमें क्या होता था कि इसमें जो होता था कि नेपोटिज्म, ये सरकार का तर्क था कि इसमें नेपोटिज्म के तत्व विद्यमान हो रहे थे, ठीक है, कि इसमें अब उनके जजों की नियुक्ति वो ही खुद कर रहे थे, ठीक है। तो इससे संभावनाएं आ रही थी। तो बीजेपी गवर्नमेंट एक नया इनिशिएटिव लेके आई, उन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस की जिसको बोला जाता है एनजेएसी। उन्होंने 99वें संविधान संशोधन किया, कौन सा, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, कब, 2014 में। और 2014 में जब उन्होंने ये नया अमेंडमेंट किया तो उसमें ये कहा गया, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, क्या इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया और इसमें देखो इसके मेंबर्स जो थे उनको क्या क्या रखा गया, ठीक है। देखो इसमें एनजेएसी में कौन कौन सदस्य आएंगे, सबसे पहले आएगा इसमें सीजीआई, फिर आएंगे 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर आएगा इसमें एक लॉ मिनिस्टर,
फिर होंगे इसमें 2 अदर पर्सन, 2 अदर पर्सन। ठीक है, ये इसके सदस्यों की संख्या है एनजेएसी की, लिख लेना। सीजीआई 2 सीनियर जज और 2 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर यानी कि विधिक मंत्री, विधि मंत्री, और 2 अदर पर्सन, 2 अन्य पर्सन। हाँ जी, एनजेएसी के मेंबर थे जो अब जजों की नियुक्ति करने वाले थे। ये करते, अगर एनजेएसी होता ना, अब खत्म कर दिया गया एनजेएसी को, लेकिन अगर एनजेएसी होता तो मतलब सरकार के तर्क के द्वारा ये बनाया गया था कि आप सिर्फ, जैसे अब कॉलेजियम सिस्टम में तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मतलब वो थे सदस्य, हाँ बस वही सदस्य थे, न्यायालय के सदस्य, लेकिन इसमें अलग अलग सदस्य और भी ऐड कर दिए गए। ठीक है, अन्य सदस्य और भी ऐड कर दिए गए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लिया। तो एनजेएसी को अब ये समझ के खारिज कर दिया गया, अब इसको कोर्ट में चुनौती दी गई एनजेएसी को कि जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसको न्यायालय में चुनौती दी गई, और न्यायालय ने इसको ये कह के खारिज कर दिया कि आप न्यायालय के, क्योंकि जो न्यायालय वो स्वतंत्र बॉडी है, न्यायालय क्या है, स्वतंत्र बॉडी, और इसमें क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव या सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती डायरेक्ट। तो अब जो अपॉइंटमेंट है, जो न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट है, उस पर पूरा का पूरा हक किसका होना चाहिए, न्यायालय का, क्योंकि जो न्यायालय की जो न्यायपालिका स्वतंत्र है, और ये न्यायपालिका का मूल ढांचा है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ये, है नहीं है कि अगर आप न्यायालय में इंटरफेयर करोगे, क्योंकि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, क्या कहा गया इसमें, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो एक मूल ढांचा है, और आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। तो एनजेसी को कर दिया समाप्त, और अभी भी कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये है इसकी कहानी। पक समझ आई? चलिए इसको नोट डाउन कर लो जो रह गया आपका। लिख लिया? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं हम। ठीक है, चलिए।